हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के नीट और आईआईटी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हो चुके हैं। कुछ लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, कुछ लोग के पेपर उतने अच्छे नहीं हो पाए हैं। ठीक, तो जिनके पेपर उतने अच्छे हुए नहीं हैं तो वो परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि आपके पास फिर से एक अवसर मिलेगा, चांस है। फिर से क्या करना है, केवल स्टडी करना है, लगे रहना है कंटिन्यूसली। अपने एजुकेशन को, पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना। ये बात याद रखिएगा कि कोई भी स्टूडेंट जिस समय एग्जाम देने जाता है तो उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन सबसे पीक पे होती है, यानी कि सबसे अच्छी तैयारी उसकी तब होती है जब वो एग्जाम देने जाता है। अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं कि एग्जाम दे के आने के बाद पढ़ाई अपना ब्रेक कर देते हैं और अगले सेशन में फिर से जीरो से शुरू करते हैं। ये गलत बात है और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन सबसे पीक पे तभी होती है जब आप एग्जाम दे आते हैं। तो मेरा यही मानना है, कंटिन्यूअसली आपको लगे रहना है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक, आपके लिए पर्सनल सजेशन भी है। आप इसको फॉलो करिए, नो डाउट अगले साल आप अच्छी जगह जाएंगे। देखिए, करना क्या है कि आप लोग सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन में असफल हो गए। कई लोग फोन करके भी कह रहे हैं, सर हम तो जीवन में असफल हो गए, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक, करना क्या है कि जिस सीढ़ी से होके आप जाना चाह रहे थे, किसी कारणवश आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो आपकी सीढ़ी से कोई होके दूसरा चला गया। अगली साल परिश्रम करें, आप उससे होके चले जाएंगे। जीवन में क्या है कि बहुत से स्टेप बाय स्टेप आते रहते हैं। आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे क्या, कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो जीवन में और रास्ते एग्जाम देने के खुलते जाएंगे और प्रोग्रेस होता जाएगा। बस कर, जो इस साल सेलेक्ट होगा और जो पिछली साल सेलेक्ट होगा उसमें केवल एक स्टेप का अंतर होगा। हाँ, वो आपसे थोड़ा सा आगे रहेगा, लेकिन आप भी उसके एक स्टेप पीछे से चलते जाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे या जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम केमिस्ट्री की एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, जो कि 10 अक्टूबर से होगा और आपको वीक में चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दिन, यानी कि क्या, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी कि वीक में 4 क्लासेज अभी अक्टूबर में मिलेंगी उससे, है ना। वीक में, इस वीक में यानी कि अभी अक्टूबर वीक में 4 क्लासेज होंगे। ठीक, तो करना क्या है कि देखिए, जीवन में एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जो सेलेक्ट होते हैं, जो नहीं सेलेक्ट, बस थोड़ा सा मार्जिन होता है। कभी भी अपने आप को कम मत आकिए। बस क्या है कि रूटीन से, पंक्चुअलिटी के साथ, ईमानदारी के साथ आप लगे रहिए, श्योर आप सेलेक्ट होंगे। ठीक, चलिए हम आपको थोड़ा बताते हैं किस वे में स्टडी करना है, क्या कुछ होता है, कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। ठीक, जिससे क्या होगा कि, और एक बात चीज अच्छी तरह याद रखिएगा, समझिए इस बात को कि नीट का जो एग्जाम है, जो हम ये बैच स्टार्ट करेंगे, स्पेशली नीट आईआईटी के लिए होगा, साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जैसे आपको केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड, केमिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प मिलेगा, बेसिक चीजें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, बहुत से ट्रिक बताएंगे, बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, सब चीजें फंडामेंटल क्लियर होता जाएगा, जो कि आज जो लोग केमिस्ट्री से आगे स्टडी करना चाहेंगे उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को, ताकि आपको पर डे वीडियो प्रोवाइड हो सके, आप उसको देख सकें और उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। ठीक, ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है और अच्छे से आप इसको देख के अच्छे से कर सकते हैं। एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए कि वीडियो देखते वक्त पेन पेपर का यूज आप जरूर करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि केमिस्ट्री को हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक, होता क्या है कि केमिस्ट्री को हम 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कौन? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक, केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन? सबसे पहले जानिए, सबसे पहले फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक,
इनऑर्गेनिक और फिजिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। देखिए इन सभी सिलेबसों को हम अक्टूबर से स्टार्ट करें, यानी कि हमारे पास कितने समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, यानी कि टोटल, और ज़्यादातर एग्जाम आपके मई में होते हैं, ठीक, मई के फर्स्ट वीक में। तो हम मार्च तक सिलेबस आपका कंप्लीट कर देंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक। करना क्या है, बस ध्यान से सुनिए, जिसमें आपको एक महीने अप्रैल का रिवीजन का टाइम मिल जाएगा और मई में आपका एग्जाम होते हैं, ठीक। स्पेशली नीट और मेडिकल की बात हम कर रहे हैं। तो होगा क्या कि इन तीनों को हम इतने 5 महीने में ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ में हम पूरी कंप्लीट कर देंगे आपको, ठीक। ये बात सुनिए, देखिए केमिस्ट्री की अगर बात आती है तो सबसे पहले जानिए केमिस्ट्री वर्ड कीमिया से डिराइव्ड है, कीमिया जो कि एक मिस्र लैटिन वर्ड है। तो देखिए कीमिया से वर्ड है, तो ये सब छोड़िए। तो देखिए केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री जो है, तो पहले जानिए केमिस्ट्री में किन किन सब्जेक्टों से क्या रिलेशन होता है। देखिए केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा लिंक होता है किससे, बायो से, बायो से लिंक अप होता है। फिर किससे होता है, फिजिक्स से भी होता है, और साथ ही साथ किससे भी होता है, मैथ से भी होता है, ठीक, मैथमेटिक्स से। तो देखिए कैसे होता है लिंक, ये देखिए, देखिए होता क्या है कि जैसे बायोलॉजी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब पढ़ते हैं ना। तो वैसी तरह केमिस्ट्री में उसको क्या करते हैं, बायो केमिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं, ठीक। तो केमिस्ट्री बायो का बहुत ही स्ट्रांग लिंकअप है। साथ ही साथ फिजिक्स का भी केमिस्ट्री से लिंक है। कैसे, देखिए जैसे क्या फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फेराडेज लॉ पढ़ते हैं ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, गैसियस लॉज पढ़ते हैं, वो सब फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, वही सब केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक। तो यानी कि केमिस्ट्री का लिंकअप फिजिक्स से भी कहीं ना कहीं है, ठीक। अब एक चीज और जानिए, केमिस्ट्री का लिंक मैथ से भी है, ठीक। केमिस्ट्री का लिंक मैथ से ही, क्यों, केमिस्ट्री में भी तो कैलकुलेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तक होते हैं, सिंपल लॉगरिथम, ये सब होता है। लेकिन मैथ का कोई रोल केमिस्ट्री में नहीं होता है। उसी तरह फिजिक्स का कोई रोल केमिस्ट्री में नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं, कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स का कोई विशेष स्पेसिफिक रोल केमिस्ट्री में नहीं होता है। वहीं बायो का केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग रिलेशन है, यानी कि बायो केमिस्ट्री स्पेसिफिक है। तो ओवरऑल कह सकते हैं केमिस्ट्री बायो से भी लिंकअप है, मैथ से भी और फिजिक्स से भी, तो हर सब्जेक्टों से है। तो देखिए केमिस्ट्री होता क्या है ना, देखिए सोते जागते वैसे देखे तो हर जगह केमिस्ट्री है। जैसे सो के उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या, ब्रश यूज करते हैं, तो ब्रश में पेस्ट होता है, तो पेस्ट क्या होता है, ये सोडियम पोटेशियम के साल्ट ही तो हैं, ठीक। तो वहां केमिस्ट्री है कि नहीं। फिर उसके बाद साबुन का यूज करते हैं, सोप क्या है, सोप भी तो एक प्रकार का क्या है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट है, सोडियम साल्ट, यानी कि RCOO है, तो वो भी तो केमिस्ट्री है, ठीक। तो हम जो कुछ खाते भी हैं तो खाते क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब भी तो क्या केमिस्ट्री के ही कंपोनेंट हैं। फिर उसके बाद कहीं जाते हैं तो कपड़े पहनते हैं, फैब्रिक्स, ये भी तो क्या केमिस्ट्री है कि नहीं। फाइबर आप जानते हैं, ग्लिप्टल्स, डेक्रान, इसी से नाइलॉन, इसी से सारे कपड़े बने हैं। तो हर जगह केमिस्ट्री है, ठीक। तो ये मान चलिए केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे घरों में वायर्स होते हैं, तार्स होते हैं, सब पॉलीमर हैं कि नहीं, हर जगह केमिस्ट्री है, ठीक। तो केमिस्ट्री का लिंकअप हर जगह है, बस केवल समझते चलिए, ठीक। देखिए केमिस्ट्री होती क्या है और केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है। केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर्स। केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ मैटर्स को ही केमिस्ट्री कहते हैं, सिंपल वे में। क्या, स्टडी ऑफ मैटर्स, स्टडी ऑफ मैटर्स कॉल्ड केमिस्ट्री,
सबसे सिंपल डिफिनीशन यही है। अब बात आती है मैटर्स की, है ना। हमने क्या बताया कि जो स्टडी ऑफ मैटर्स होता है उसी को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, अब बात आती है जब मैटर की, मैटर्स क्या हो सकते हैं, मैटर्स में क्या कुछ पढ़ते हैं। हर मैटर का अपना एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है, तो यानी कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन उसकी पढ़ेंगे। ठीक, फिर क्या पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी क्या पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक, तो जनरली डिफाइन कैसे किया जाता है केमिस्ट्री, क्या क्या कहते हैं, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान विज्ञान की वह ब्रांच है जिसमें पदार्थों के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसके गुणों के बारे में स्टडी किया जाता है। यही होता है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज, फंक्शनल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ एनी मैटर। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कंपोजिशन की बात करें, जैसे मैटर, जैसे सिंपल वे हम कोई एक मालिक मैटर लेते हैं। ठीक, जैसे ले लिए हम वाटर H2O, तो इसका मतलब जो वाटर है, वाटर का कंपोजिशन क्या है, H2O है, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि 3H2 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, वो वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हर मॉलिक्यूल, हर एटम, हर कंपाउंड का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जैसे हम वाटर लिए हैं तो वाटर का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, इसी टाइप का होता है H2O, इस पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन पे, तो इसे क्या कहते हैं, बेंट शेप या एंगुलर शेप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बेंट शेप या वी शेप्ड, यही ना कहा जाता है। तो इससे शेप का और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है लगभग 104 डिग्री, 104.5 डिग्री के नियर अबाउट होता है। ये सब जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ डिटेल से बताए जाते हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप जानते हैं प्रॉपर्टीज, हम 2 प्रॉपर्टीज पढ़ते आए हैं, कौन कौन से, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, तो कौन कौन 2 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, देखिए अब बात अगर करें केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, जब ऐसी केमिकल्स, ऐसे रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, केमिकल बॉन्ड नए बने पुराने टूटे, या केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन ब्रेक होता है या फॉर्मेशन ब्रेकडाउन होता है, नए बॉन्ड बनते हैं पुराने बॉन्ड टूटते हैं, तो ऐसी स्ट्रक्चर, तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है। जैसे आपको पता होगा, आपको बताया गया था कंस रूल, कभी बताया गया होगा। कंस रूल क्या होता था कि एक्टिव हाइड्रोजन को डिफाइन करने का, जैसे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन, सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन, उसे क्या कहते थे, एक्टिव हाइड्रोजन। मान लो कि जैसे वाटर की बात करते हैं, तो जैसे क्या लिया है, वाटर H2O, वाटर से मान लीजिए कोई रिएक्शन करता है सोडियम, ठीक, तो होगा क्या, यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए आपको ये पता था जब एक्टिव हाइड्रोजन से कोई मोस्ट रिएक्टिव एल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। ठीक, अब देखिए रिएक्शन को आप सीधे सीधे बैलेंस कर दीजिए, सीधा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, देखिए बैलेंस रिएक्शन ना, तो देखो क्या, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिया गया था, वाटर और सोडियम। वाटर सोडियम जब रिएक्ट किए हाइड्रोजन गैस निकला और साथ ही साथ क्या बना, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। तो पहले क्या था, वाटर था और सोडियम था, अब क्या बन गया, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे कुछ नए चीजें बने पुराने से,
तो वहां क्या होगा, नए बांड बनेंगे, पुराने बांड टूटेंगे। तो इसी को कहते थे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं सर। मतलब किस टाइप की रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, और उसका नेचर क्या होता है, क्या कुछ नया बनाता है। ठीक, चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें बांडों का फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन नहीं होता है, जिसमें स्टेट चेंज हो सकते हैं, मतलब लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, मतलब किसी में कन्वर्जन हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, उस फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते क्या है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक, वेपर प्रेशर हो गया, और फ्रीजिंग पॉइंट हो गए। ये सब स्टडी हम करते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी में। देखिए एक चीज जानिए, कोई भी चीज हो, जैसे वाटर की बात करें हम, चलिए देखिए वाटर की ही बात करते हैं। जैसे इसमें वाटर ले लिया गया, ठीक, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय पे बॉईल होता है, आपको आगे चल के बताया जाएगा कोई चीजें बॉईल कब होती और क्यों होती हैं ना। यानी कि जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तभी वो चीजें बॉईल करती हैं। तो छोड़िए जा, तो जब से बॉईल करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ निश्चित टेम्परेचर पे उसमें बॉयल होने लगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई सॉलिड होता है तो उसको क्या करते हैं, वेपर हीट करेंगे तो मेल्टिंग कंडीशन में आता है। तो उसी तरह देखो, अगर लिक्विड को, वाटर को गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा, तो क्या वेपर का कंपोजिशन चेंज हुआ, नहीं। क्या उसमें से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अलग हो गए, नहीं। जो कंपोजिशन वाटर का है ठीक वही कंपोजिशन वेपर का भी होगा, इसमें वाटर वेपर का। तो इसका मतलब ना इसमें कोई बांड बना ना पुराने बांड टूटे, तो सेम चीजें हैं, सेम कंपोजिशन है, तो इसीलिए इसे फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। बस क्या होता है कि उसके एटॉमिक इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग टाइप का, जैसे जैसे लिक्विड को जब फ्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल होंगे थोड़ा थोड़ा पास पास आके हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे ना। तो क्या होगा, इसमें कोई बांड टूटा नहीं है, स्टेट चेंज हुआ है, लिक्विड से गैस में बदला, गैस से सीधे लिक्विड में बदल सकते हैं, फिर सॉलिड में बदल सकते हैं। तो क्या होता है, जब स्टेट केवल चेंज होता है तो वो सब चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टडी करते हैं। ठीक, चलिए तो ये सब थी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए थोड़ी बातें और करते हैं मैटर को लेके। मैटर आखिर होता क्या है, केमिस्ट्री में हम धीरे धीरे चीजों को लेके आते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, क्या कुछ स्टडी करते हैं, आज के लेक्चर में बस यही सब बताएंगे, है ना। तो मैटर होता क्या है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत सी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, है ना। देखिए मैटर की बात अगर करें, मैटर, ठीक, देखिए मैटर, मैटर में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली बात, कोई भी मैटर होगा तो उसमें मास जरूर होगा, ठीक, पहली प्रॉपर्टी, कोई भी मैटर होगा तो उसमें मास जरूर होगा। और कोई भी मैटर होगा, कोई भी मैटर होगा वो स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाइड करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, मस्ट ऑक्युपाइड स्पेस, मस्ट ऑक्युपाइड स्पेस, यानी कि कोई भी मैटर है तो वो जगह जरूर घेरेगा, ये याद रखिएगा, कोई भी मैटर जगह जरूर घेरेगा, कुछ न कुछ जगह जरूर ऑक्युपाइड करेगा, ठीक। और अगली प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी मैटर होता है उसको हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी क्या होता है, फील बाय एनी ऑफ आवर सेंस ऑर्गन, फील बाय एनी आवर सेंस ऑर्गन, ठीक, अपने सेंस ऑर्गन से हम उसे फील कर सकते हैं। अब बात आती है सेंस ऑर्गन होते कितने हैं। अब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे हम ट्रिक के रूप में अगर बताएं तो ठसाठस हैं, कैसे,
ठसा ठस हैं। ठीक, ठसा ठस हैं, ठसा ठस हैं। ठीक, पहला ये क्या है, टच। टच, अगर कोई भी मैटर होता है, जैसे कुछ चीज टच करते हैं तुरंत हम समझ जाते हैं, ये पहला सेंस हमारा क्या है, टच। दूसरा सेंस क्या है, एज फॉर साइट, साइट देखने का, विजुअल। ठीक, तीसरा क्या है, टेस्ट, टेस्ट। ठीक, स्वाद लेके। और ये वाला है स्मेल, यस फॉर स्मेल, स्मेल। और इस एच फॉर हियर, सुनने से, हियरिंग से। ठीक, तो ये हमारे क्या है, सेंस आर्गन है, जिसे हम कैसे बताएं, ठसाठस हैं। चलिए जान जाइए, ठसाठस हैं। तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कि मैं हम अगर आपको बताएं कि हमारे सेंस आर्गन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल चलिए लाइट को लेते हैं, एक एक एग्जांपल सीखते हैं थोड़ा सा। एग्जांपल देखो, लाइट। तो ये बताइए क्या लाइट एक मैटर है, अगर इन कंडीशनों को फुलफिल करेगा तो लाइट मैटर होगा। पहली बात देखो, लाइट मैटर है कि नहीं, इसमें कुछ मार्क्स होता है लाइट का। जैसे किसी कमरे में गए, ठीक, वहां बल्ब लगा है, बल्ब को जलाएं, तो क्या उसका जो पार्टिकल लाइट कहते हैं, तो क्या हमारे सर पे या कहीं तक तो हमें कुछ अनुभव होता है, नहीं ना। लाइट में, इसका मतलब लाइट में मास नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर इस कंडीशनों को, कोई भी कंडीशन को क्या करेंगे, फुलफिल नहीं करेगा तो वो मैटर नहीं होगा। जबकि लाइट को क्या करते हैं, अपने सेंस से हम पता कर सकते हैं। जैसे बल्ब जला तो हमें फील होता है, दिखता है कि कुछ रोशनी सी आ रही है, तो फील तो हो रहा है, साइट है ना। तो इसका मतलब, लेकिन इसमें मास नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है लाइट मैटर नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह, उसी तरह चलिए एयर की बात हम करते हैं। अच्छा बताइए, एयर, क्या एयर एक मैटर है, चलो इसको देखा, क्योंकि एयर एक मैटर है तो इसी से आप बता सकते हैं एयर में मास होता है कि नहीं होता है। एयर में मास होता है। पहली बात तो ये बताइए एयर का कंपोजिशन क्या क्या होता है। मेनली एयर में क्या होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, जानते हैं नाइट्रोजन 78 से 79% नाइट्रोजन होता है, 21 से 22% क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, और कुछ अमाउंट में कुछ इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज होते हैं। ठीक, तो मेनली यही कंपोजिशन होता है। अब बताइए एयर मैटर है क्या, नहीं है एयर मैटर, क्यों, क्योंकि कोई भी एयर होगा तो उसमें मास जरूर होता है। मास, एयर में मास है ना, मानो तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई एक बैलेंस ले लो, कोई एक तराजू ले लो, एक तरफ पिचका हुआ गुब्बारा रख दो और एक तरफ फूला हुआ गुब्बारा रख दो। ठीक, तो आप देखेंगे तो इसमें क्या, ये भी गुब्बारा बैलून था, ये भी था, लेकिन इसमें क्या, कुछ हवा, एयर भरी गई है, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा झुक जाएगा किस तरफ, जिधर एयर भरा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है इसमें मास होता है, और ये कुछ स्थान भी घेरता है, इसलिए तो फूल गया है, स्वेल हुआ कि नहीं गुब्बारा, ऑक्युपाइड भी किया। अब देखो फील की बात करते हैं, एयर को हम फील करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। अरे कमरे में बैठे हैं, पंखा चलता है तो फील होता है कि नहीं, तो इससे अपने सेंस आर्गन से हमें फील भी कर सकते हैं। तो एयर एक मैटर है। तो अब हमें लगता है समझ में आया होगा आपको मैटर होता क्या है और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो एक कुल मिला के कोई भी मैटर होगा तो तीन कंडीशंस होंगी, मास होगा उसमें, ऑक्युपाइड स्पेस करेगा, और उसको अपने सेंस आर्गन से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और आपको पता है हमारे सेंस आर्गन कौन कौन से हैं, ठसा ठस, ठसा ठस है ना। पहला टच, दूसरा साइट, तीसरा टेस्ट, चौथा स्मेल और पांचवा हियरिंग। यही सेंस आर्गन है, बाकी इसके अलावा हमारे बॉडी में कोई सेंस आर्गन नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हम मैटर को बता सकते हैं। बात समझ में आया। चलिए मैटर के बारे में, अगर मैटर की बात चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इसको।
देखिए, अगर मैटर की बात करते हैं, मैटर, ठीक, मैटर, आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? 3 अवस्थाएं, जनरली यही पढ़ते आए हैं हम लोग, क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। और भी होती हैं, प्लाज्मा होता है, बोसान होता है, ये सब चीजें हम डिटेल्स नहीं जा रहे हैं। तो जनरली मैटर के बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो स्टेट ऑफ मैटर यानी कि अगर हम कहें स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी होती हैं? 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन? गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक, यही 3 अवस्थाएं होती हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकती हैं ये, है ना? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। अब मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक। और ये बहुत ज्यादा स्पेस कवर करता है, जितना इसको स्पेस मिलता जाएगा उसमें ऑक्युपाइड करता जाएगा। इतनी बात सुन रहे। वहीं जब मॉलिक्यूल थोड़ा पास पास और आ जाते हैं तो कंडेंस्ड हो जाते हैं, तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है, और ये लिक्विड की उससे कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के होते हैं लिक्विड के, तो वो थोड़ा पास आ जाते हैं, तो मोबिलिटी कम हो जाती है। और सॉलिड में क्या होता है? उसके मॉलिक्यूल और कंडेंस्ड और पास पास आ जाते हैं, इवन इतने पास आ जाते हैं कि एक दूसरे से हिल नहीं सकते। करने की मतलब गैस के पार्टिकल इतने होते हैं, लिक्विड के थोड़ा सा और पास पास आ जाते हैं, इसमें मोबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है। और सॉलिड में क्या होता है? ये इतने पास पास आ जाते हैं कि इनके अंदर मोबिलिटी होती ही नहीं, लगभग कुछ वाइब्रेशन हो सकते हैं लेकिन जनरली ये मोबाइल नहीं होते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं सॉलिड की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, गैस की सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है, ठीक। ये तो था मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। अगर प्योरिटी के अकॉर्डिंग देखें, मैटर 2 तरह से हो सकते हैं, प्योर और इम्प्योर, ठीक। अगर प्योरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो मैटर कितने टाइप के हो सकते हैं? प्योर और इम्प्योर। मैटर एक क्या हो सकता है? प्योर, दूसरा क्या होता है? इम्प्योर, ठीक। देखो, प्योर और इम्प्योर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले चलिए हम इम्प्योर की बात करते हैं, है ना, और प्योर की बात करते हैं। देखिए, पहले देखिए प्योर और इम्प्योर में बात कर होती क्या है। देखिए, कोई चीज अगर प्योर होगा तो प्योर होने का मतलब होता है, और सबसे पहले तो ये जानिए केमिस्ट्री में जो कुछ पढ़ते हैं हम, प्योर एलिमेंट, प्योर कंपाउंड, प्योर चीजों के बारे में ही स्टडी करते हैं। अगर कोई इम्प्योर होता है तो उसको सबसे पहले प्यूरिफाइड करेंगे, तब जाके उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल केमिस्ट्री में हमें सब चीजें प्योर के बारे में स्टडी करनी होती है, ठीक। अब देखो होता क्या है कि कोई चीज अगर प्योर होता है तो उसकी 2-3 कंडीशन होती है। पहला बात, अगर वो प्योर है तो हमेशा होमोजीनियस कंडीशन में होगा। पहली बात, वो कैसा होगा? होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस क्या होता है? अगर कंपाउंड मॉलिक्यूल कुछ भी हो, उसका सब कुछ हर जगह प्रॉपर्टी सेम हो, तो उसे क्या कहते हैं? होमोजीनियस कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर वाटर ही ले लिए किसी बर्तन में, तो वाटर को हम चाहे यहां से पानी निकाल के पिए, चाहे और यहां अंदर से या इसके नीचे से होल बना के पानी पिए, तो हर जगह वाटर का जो टेस्ट होगा एक जैसा होगा, कंपोजिशन एक जैसा हो। तो ओवरऑल कह सकते हैं इस कंटेनर में जो कुछ भरा है उसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। तो ऐसी कंडीशन कहते हैं क्या? होमोजीनियस है। तो कोई भी प्योर हमेशा होमोजीनियस कंडीशन में होता है, ठीक। चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। देखो,
जो प्योर होता है इसको कभी सेपरेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब प्योर जो चीजें होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंटों में डिसोसिएट नहीं होता। मतलब नेवर बी सेपरेटेड इन टू आर मोर डिफरेंट मटेरियल। अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? नेवर बी separated, never be separated in two or more, in two or more different, two or more different material। डिफरेंट मटेरियल का मतलब समझ रहे हैं? अरे जब कोई चीज प्योर है तो डिफरेंट मटेरियल उसमें होगा कहां से? पहली बात तो कोई भी प्योर होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट में सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पूछ सकते हैं आप कि पहले जमाने में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से क्या क्या निकला था? 20 अमृत, हाथी, घोड़े, सोने, चांदी। ठीक, तो कह सकते हैं तो समुद्र का जो वाटर है, मैराइन जो वाटर, प्योर थोड़ी ना है वो, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब देखो बात आते अगर करें प्योर की, तो वाटर चाहे क्या रिवर में हो, चाहे पॉन्ड में हो, ठीक, चाहे कहीं भी हो, चाहे बर्तन में रखा हो, तो प्योर है हर जगह, वो सेम ही है ना, कहने के मतलब है। लेकिन वहीं क्या है कि जो सी है, मैराइन वाटर है, वो क्या है कि इम्प्योर है, इसीलिए उसमें सब कुछ मिल सकता है ना। और उसी तरह इम्प्योर की बात अगर करें, इम्प्योर में सबसे पहली बात क्या है? ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और ये होमोजीनियस भी हो सकता है। मतलब होमोजीनियस भी हो सकता है ये, और ये हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है, ठीक। और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं जो कोई इम्प्योर होगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसको हमेशा सेपरेट कर सकते हैं, कोई भी होगा कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड, सेपरेटेड। देखो एक बड़ी विडंबना है, लोग मिल्कमैन से या हमारी मम्मी लोग कहती हैं कि भैया हमें प्योर मिल्क देना, तो मिल्क की बात करें, प्योर मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क कभी प्योर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? आप जानते हैं कि क्या मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, अगर उसको क्या गर्म कर दें तो उसकी जो क्रीम होती है ऊपर आ जाती है, होता है कि नहीं होता है? तो आसानी से क्रीम को बाहर कर सकते हैं, इम्प्योर होता है। क्यों इम्प्योर क्यों होता है? मिल्क में क्या होते हैं? फैट्स होते हैं, ठीक, ये सब चीजें होते हैं, वाटर्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो कभी इम्प्योर होता है, तो मिल्क प्योर होता ही नहीं है, ठीक। तो इतनी बात। और वहीं वाटर को कभी गर्म करोगे तो वेपर होगा, तो क्या उससे क्रीम निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वाटर प्योर होता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये सब प्योरिटी और इम्प्योरिटी की कुछ बातें थी। चलिए इसकी आगे की बात अगर करें थोड़ा सा, ठीक, कंपाउंड की बात करें या प्योर की बात करें, तो प्योर में क्या होते हैं? प्योरिटी में बात करें तो प्योरिटी एलिमेंट लेवल पे हो सकती है या कंपाउंड लेवल पर भी हो सकता है, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। प्योर चीजें एलिमेंट लेवल पर भी हो सकती हैं और कंपाउंड लेवल पे भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं एक एक बारे में थोड़ा सा और। प्योर, ठीक, पहले ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट हमेशा प्योर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और ये कंपाउंड, कंपाउंड भी हो सकते हैं ये। देखिए अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन ऑर्गेनिक है और कौन इनऑर्गेनिक है ना? देखिए जैसे ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन मस्ट होगा,
और उसके साथ ही साथ दूसरे एलिमेंट क्या हो सकते हैं, तो उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वहां डिटेल से बताएंगे। तो कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जिसमें कार्बन मस्ट होंगे। कार्बन क्या होगा? मस्ट होगा, कार्बन होगा ही होगा। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट को लिए रहते हैं। इसमें कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं? कार्बन तो है, लेकिन ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिस तरह जैसे क्या? अमोनिया, NH3, उसी तरह HCl, बहुत से कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक, तो कहने का ये मतलब था कि कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें कार्बन होगा वही इनऑर्गेनिक नहीं हो सकता। नहीं, जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक तो जरूर होगा, वो हो सकता है वो इनऑर्गेनिक भी हो। जैसे पानी की बात अगर करें, वाटर, वाटर अगर किसी बर्तन में रखा है, जैसे वाटर तालाब भी बनाता है, वाटर से ही रिवर बनी होती, वाटर से ही समुद्र बना होता है। ठीक, तो क्या कोई जरूरी नहीं है कि जहां वाटर हो वहां समुद्र ही हो? कोई ये जरूरी नहीं जहां वाटर हो वहां रिवर ही हो, है ना? जैसे पानी गिलास में रखा है तो क्या वो पॉन्ड होगा, तालाब होगा? नहीं। बात समझ में आया? मतलब पानी से, वाटर से समुद्र बन सकता है, तालाब हो सकते हैं, रिवर हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी पानी समुद्र ही हो, सभी पानी तालाब ही हो। ठीक उसी तरह कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मस्ट होगा, बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड की हो ही नहीं सकता। ठीक, और कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं जिसमें कार्बन हो सकते हैं, जैसे CO2 हो गए। ठीक, तो ये हो सकता है। तो चलिए अब एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? देखिए अब तक आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे कि हो सकता है, तो एलिमेंट में अब तक कुल 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं। अब तक इतने एलिमेंट खोजे गए हैं। अब देखो सबसे पहले बड़ी बात क्या है इसमें? एलिमेंट एटम से मिलके बना होता है। किससे? एटम से। एटम होते क्या है कि नॉन डिवाइडेबल स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ठीक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। या आगे बताएंगे, पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। तो कहने का ये मतलब एटम्स से एलिमेंट बने होते हैं और एलिमेंट हमेशा प्योर होते हैं। बात समझ आया कि नहीं? ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब और बात अगर हम करें कंपाउंड की, तो धीरे धीरे हम केमिस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। एलिमेंट, कंपाउंड, अब इसके आगे हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर हम कंपाउंड की बात करें तो आपको तो पता है कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक, कंपाउंड की अगर हम बात करें, कंपाउंड कैसे हो सकते हैं? कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक, यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, इन ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब बात आती है ऑर्गेनिक कब होते हैं। आपको पता है ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन मस्ट होंगे। तो देखिए एक चीज और जानिए, का बॉन्ड, बॉन्ड अभी हम आपको बताए नहीं, केमिकल बॉन्डिंग जब आपको पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। तो होता क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बात समझ में आई? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनते हैं, इसमें क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता, जिसे कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। ठीक, और वहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कंपाउंड होते हैं क्या हो सकते हैं? इससे आयनिक भी हो सकते हैं और कोवैलेंट भी हो सकते हैं। इसमें दो तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है इसमें, और इसमें आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड। देखिए जो बात अगर करें कोवैलेंट की बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड इसमें दो तरह से हो सकते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर और दूसरा नॉन पोलर।
पोलर की बात अगर हम करते हैं और एक नॉन पोलर, पोलर क्या होता है, जब ऐसे कोवलेंट जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम हो, यानी कि जिसमें दो ऐसे एलिमेंट हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो। जैसे मान लो हम यहाँ लिख देते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। तो यहाँ क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास तरफ होगा, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि क्या है, मीना है। हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन, यानी क्या है, लीना। तो क्या होगा, तो ये पोलरिटी थोड़ा सा होगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो, ओवरऑल बॉन्ड पोलर नेचर का हो जाएगा। वही नॉन पोलर क्या होता है, जब सेम टाइप के एलिमेंटों के बीच बॉन्ड होता है, मतलब ऐसे बॉन्ड जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी वही तो होगा। जैसे जैसे Cl2 की बात कर दें, F2 की बात कर दें, ढेर सारे एलिमेंट हो सकते हैं ना, Cl2 की ही बात कर देते हैं, तो क्लोरीन क्लोरीन के, तो इसके बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में होगा, इस पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हो, क्योंकि जितने फोर्स ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव जब आपको आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। तो कहने के मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे, कोई चार्ज नहीं डेवलप होगा, तो ये इसे कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात आती है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जिसमें आयनों से आपस में बॉन्ड होते हैं, जैसे सिंपल है, जैसे NaCl की बात हम कर दें, सोडियम क्लोराइड, आपको पता है सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, तो यहाँ एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम्बियन फोर्स लगेगा, ठीक। तो इनके बीच एक अट्रैक्शन लगेगा, कूलम्बियन आयनिक बॉन्ड, आयनिक फोर्स लगेगा, इसलिए इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक। तो ओवरऑल ये था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक चीजें, तो आप समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ जब ऑर्गेनिक कोवेलेंट बॉन्ड एलिमेंट तक आ गए हैं, तो अब इसी का आगे हम शुरू करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें एलिमेंट्स की के बारे में बताया जाएगा, ठीक। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका ट्रेंड क्या होता है, कितने एलिमेंट कैसे खोजे जाते हैं, कैसे उनका ऑर्डर है, ठीक। ये सब चीजें वहां सिखाएंगे, और ये इनऑर्गेनिक सबसे फर्स्ट चैप्टर और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसको सीख जाने के बाद लगभग आप इनऑर्गेनिक का बेस तैयार हो जाता है, ठीक। जैसे आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन पढ़ लिए और केमिकल बॉन्डिंग, तो लगभग 70 to 80% इनऑर्गेनिक का पोर्शन आपका कवर अप हो जाता है। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक ही, और उसका चैप्टर का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। इससे आपका एक बेस तैयार होगा, और बहुत बेसिक चीज। और एक चीज जान जाइए कि हम YouTube पर 10 अगस्त से 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर से पर डे वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। जो इंटरेस्टेड हो यहाँ से आप सीख सकते हैं पर डे आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप देख पाएंगे, ठीक। तो क्या होगा कि यहाँ जो केमिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं, जो नीट की तैयारी करना रहे हैं, जो IIT के लिए जाना चाह रहे हैं, या केमिस्ट्री को लेके आगे हायर एजुकेशन को जाना चाह रहे हैं, जैसे CSIR नेट JRF, तो वहाँ ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हम 0 लेवल से शुरू करके और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, ठीक। ओके, थैंक्स यू।